हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube क्लासेस में। और आज हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लेके आए हैं। जैसे कि हम 60 क्वेश्चन नर्सिंग पोर्शन के हम कर रहे हैं, तो हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 20 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बस आप कमेंट करते हुए जाना है। लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर। आपको जो लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको अपने जो है आंसर करने हैं लाइव चैट में। और लाइव चैट में जब कंप्लीट हो जाए वीडियो, जब लाइव चैट कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइव वीडियो खत्म होने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर जाना है। और कमेंट सेक्शन में जाके आपको जरूर लिखना है वीडियो के बारे में, जैसा भी आपको जो भी पसंद आया और जो भी डाउट हो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वाई एनासार्का इज सीन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एनासार्का क्यों देखा जाता है? तो यहाँ पर आपके पास में पहला ऑप्शन है ड्यू टू लॉस आरबीसी, दूसरा ऑप्शन आपके पास में ड्यू टू हाइपो एल्बुमिनेमिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास में ड्यू टू हाइपरवोलीमिया, चौथा ऑप्शन आपके पास में ड्यू टू हाइपर एल्बुमिनेमिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको एनासार्का का मतलब बता देता हूँ। एनासार्का का मतलब होता है जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा यानी पूरी बॉडी के अंदर अगर आपको एडिमा देखने को मिल रहा है तो उसको आप एनासार्का बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो राइट आंसर इज हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। यानी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीनूरिया आपको देखने को मिलता है। प्रोटीनूरिया आपको देखने को मिलेगा। और प्रोटीनूरिया की वजह से आप बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ प्रोटीन हुआ, ब्लड के अंदर से आपकी प्रोटीन की कमी हुई। और प्रोटीन की कमी हुई तो प्रोटीन का काम क्या होता है आपका, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो आपका फ्लूइड है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपको एडिमा देखने को मिलता है। तो ये है एडिमा की पैथोफिजियोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एनासार्का देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन में भी बात करें तो एल्बुमिन की, यानी हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एनासार्का देखने को मिलता है, यानी जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है पूरी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ किसको बोलेंगे? पहला ऑप्शन है किस 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 को कंसिस्ट करेंगे, किस किस को सम्मिलित करेंगे? पहला ऑप्शन है ओवम एम्ब्रियो प्रीमेच्योर इन्फेंट, दूसरा है ओवम एम्ब्रियो फीटस, तीसरा है ओवम फीटस एंड बर्थ, चौथा ऑप्शन है ओवम एम्ब्रियो। कौन कौन आएगा प्री नेटल पीरियड के अंदर? क्वेश्चन है हमारा, प्री नेटल पीरियड में कौन कौन इंक्लूड होगा? कौन कौन इंक्लूड होगा? तो पहला ऑप्शन में आपको दे रखा है, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा, चौथा। क्या होगा राइट आंसर? आपको जो आंसर है वो लाइव चैट में जाके कमेंट करना है। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। लाइव चैट में आ जाइए और पार्टिसिपेट करिए। अगर आप ये लाइव के बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब तक ये वीडियो लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको बाद में सिर्फ कमेंट मिलेगा, लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको कमेंट करना। और लास्ट में आपको जब क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने के बाद में 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। आपके 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जितने भी राइट हो रहे हैं आपको जरूर बताना है और अपना खुद का असेसमेंट करना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओवम एम्ब्रियो एंड फीटस। ओवम एम्ब्रियो एंड फीटस है वो प्रीनेटल पीरियड के अंदर कंसिस्ट किए जाएंगे। देखिए तीन तरह की आपकी ग्रोथ की पीरियड्स हैं जिसको हम बांट देते हैं। पहला है प्रीनेटल, दूसरा है पेरीनेटल और तीसरा है पोस्टनेटल। प्रीनेटल को हम देखिए तीन जगह बांट सकते हैं। पहला है ओवम। ओवम का पीरियड होता है 0 to 14 डेज का। फिर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का पीरियड होता है आपका 14 डेज से 8 वीक का। फिर होता है आपका फीटस पीरियड जो कि 9 वीक से बर्थ तक का पीरियड होता है, उसको फीटस पीरियड कहते हैं। फिर आता है आपका ये प्रीनेटल के अंदर तीनों चीजें आ जाएगी, यानी प्रीनेटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ओवम आ जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा और फीटस आ जाएगा। फिर आता है पेरीनेटल। प्री का मतलब होता है यहाँ पर पहले, बर्थ से पहले।
नेटल का मतलब है बर्थ, तो बर्थ से पहले, पेरी मतलब बर्थ के चारों तरफ, चारों ओर, अराउंड बोल सकते हैं, अराउंड, पेरी का मतलब है अराउंड, पेरी का मतलब है यहाँ पर अराउंड, और नेटल यानी बर्थ, तो बर्थ के अराउंड आगे पीछे दोनों हो सकता है। तो 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन टू टिल 7 डेज ऑफ बर्थ, यानी 22 वीक की जो प्रेगनेंसी है वहां से लेकर बर्थ के 7 दिन तक का पीरियड है वो आपका पेरीनेटल पीरियड कहलाता है। फिर पोस्ट नेटल, पोस्ट का मतलब है बाद में, और नेटल का मतलब है बर्थ, तो बर्थ के बाद का पीरियड आपका पोस्ट नेटल कहलाएगा, जिसमें आपके नियोनेट्स आएंगे। 0 to 28 डेज का पीरियड्स है वो आपका नियोनेट कहलाता है, नियोनेट कहलाता है। उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अर्ली, अर्ली होता है 0 to 7 डेज, और 7 डेज के बाद में जो 28 डेज का जो टाइम है उसको आप बोलोगे लेट नियोनेट। तो दो तरह के होते हैं, अर्ली एंड लेट नियोनेट, जो 7 से 28 दिन तक का आपका लेट नियोनेट, और 0 to 7 डेज वाला आपका आएगा अर्ली नियोनेट के अंदर। उसके बाद में है इन्फेंट, इन्फेंट आप फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ को आप इन्फेंट बोलते हो। फिर आता है टोडलर पीरियड, टोडलर पीरियड आपका 1 to 3 ईयर का जो पीरियड होता है उसको टोडलर पीरियड बोलते हैं। फिर आता है प्री स्कूल पीरियड जो कि आपका 3 to 6 ईयर का होता है। फिर आता है स्कूल एज जो कि 6 to 10 ईयर होती है फीमेल के लिए, और 6 to 12 ईयर होती है फॉर मेल बेबी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज यूज्ड इनटू क्रायोसर्जरी? सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सब लोगों को कमेंट करना है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स हो और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव हों। सबके पास में ये वीडियो जाना चाहिए, सबको क्लास शेयर करनी है, लाइक जरूर करना है, लाइक बटन को जरूर हिट करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इनटू क्रायोसर्जरी? क्रायोसर्जरी में कौन सी गैस यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है H2 हाइड्रोजन, चौथा है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस है जो क्रायो सर्जरी के अंदर यूज की जाती है? विच गैस इज यूज इनटू क्रायो सर्जरी? व्हाट विल बी द राइट आंसर? फास्ट फास्ट कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करना है, सबको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलत करोगे तो आप ज्यादा सीखोगे, तो गलत करने से आपको सीखने को मिलेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए सबको पार्टिसिपेट करना है, आंसर करना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा हमारा राइट आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन। तो लिक्विड नाइट्रोजन है जो क्रायो सर्जरी में यूज की जाती है। तो क्रायो सर्जरी क्या होती है? क्रायो सर्जरी एक कोल्ड प्रोब सर्जरी है जिसमें कुछ भी अनवांटेड सेल्स या फिर कैंसरस सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्रायो सर्जरी करते हैं, और उसमें कोल्ड हम प्रोब यूज करते हैं जिससे किसी भी सेल्स को कोल्ड, इतना एक्सट्रीम कोल्ड दिया जाता है कि वो वहां पर उसकी वजह से डेड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन है वो यूज की जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है, जो क्या करती है, एक्सट्रीम कोल्ड प्रोवाइड करवाती है, अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस या फिर -321 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो है टेम्परेचर माइनस में प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो डेड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट की आपसे नॉर्मल पल्स रेट पूछी है, कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 120 to 160 पर मिनट, दूसरी है 30 to 60 पर मिनट, तीसरी है 80 to 100 पर मिनट, और चौथा है 60 to 80 पर मिनट। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर करना है फटाफट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी बेटर क्लासेस हम लेके आएंगे, बेटर टीचर, बेटर क्लासेस, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर आपके लिए हम लेके आएंगे। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? नॉर्मल पल्स रेट पूछी है इन्फेंट की, क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज 120 to 160 पर मिनट। देखिए नॉर्मल पल्स रेट अगर इन्फेंट की पूछे तो आपकी 90 to 130 होती है, लेकिन यहाँ पर रेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो यही होगा, 90 to 130 आपकी रेंज होती है बीट पर मिनट। अगर एवरेज की बात करें, अगर एवरेज की बात करें तो आपका 110 बीट पर मिनट आपका एवरेज होता है। रेस्पिरेशन की बात करें, नॉर्मल इन्फेंट का रेस्पिरेशन कितना होता है? तो 20 to 40 आपका रेस्पिरेशन होता है, और एवरेज की बात करें तो 30 ब्रीथ पर मिनट इसका एवरेज
रेस्पिरेशन होता है। अगर बीपी की बात करें तो 90/56 mm ऑफ एसजी बीपी होता है इन्फेंट का। तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहे हैं आपके, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसी तरह से हम बहुत कुछ कवर करते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको कवर करते हुए चलना है और आपको बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पर कुछ नई चीजें मिल रही है तो आपको नोट डाउन कर लेना है, वो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट बुलेट पॉइंट बना लेने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंजेक्शन मिथार्जिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इंजेक्शन मिथार्जिन कब दिया जाता है? पहला ऑप्शन है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दूसरा टू इंड्यूस लेबर, तीसरा टू प्रिवेंट पीपीएच, चौथा है आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी। कब दिया जाता है मिथार्जिन, कब दिया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इंड्यूस लेबर, टू प्रिवेंट पीपीएस, आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी। तो कब देंगे, क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। फटाफट कमेंट करते हुए चलना है, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं गंवाना, सबको पार्टिसिपेट करना है, लाइव चैट में कमेंट करना है सबको। जितने भी लोग लाइव क्लासेस देख रहे हैं सब लोग लाइव चैट में कमेंट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि अच्छा लगेगा। सब लोगों को एक से बढ़ के एक सबको कमेंट करना, सबको जवाब देना है। और यहाँ पर गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हमने गलती के डर से कुछ नहीं किया तो हमारे कभी याद नहीं होगा, नई चीजें हम नहीं सीख पाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, सीखना है, बस अभी सीखने का टाइम है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट पीपीएच। पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए हम मिथार्जिन देते हैं। फर्स्ट स्टेज में नहीं देंगे, यहाँ पर इंड्यूस लेबर के लिए भी बिल्कुल नहीं देंगे हम यहाँ पर, और आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी नहीं देंगे। बिफोर प्लेसेंटल डिलीवरी हम देते हैं जो आपका मिथार्जिन देते हैं, तो आफ्टर नहीं देंगे। तो इंजेक्शन मिथार्जिन है वो आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर, जब शोल्डर की डिलीवरी हो जाए उसके बाद में हम पीपी जो आपका मिथार्जिन दे सकते हैं, जो कि एटोनिक यूट्रस की जो पीपीएच को प्रिवेंट कर सकता है, यानी पीपीएच को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से आपका एटोनिक यूट्रस नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें आपको पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए मिथार्जिन देना है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्ले फॉर टोडलर। टोडलर के लिए कौन सा प्ले होगा? पहला ऑप्शन है सॉलिटरी, दूसरा है एसोसिएट, तीसरा है पैरेलल, चौथा है कम्पिटिटिव। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया। तो यहाँ पर प्ले पूछा है, कौन सा प्ले होगा टोडलर के लिए? विच टाइप ऑफ प्ले फॉर टोडलर। पहला ऑप्शन है सॉलिटरी, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है पैरेलल, चौथा है कम्पिटिटिव। कौन सा होगा? एग्जाम में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी एनएचएम में भी पूछा गया बहुत बार। तो क्या होगा राइट आंसर? विच टाइप ऑफ प्ले फॉर टोडलर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज पैरेलल। टोडलर के लिए आपका पैरेलल होता है। टोडलर की हम बात करें तो आपका पैरेलल प्ले होगा। और यहाँ पर और भी हम टाइप्स बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट के लिए आपका सोलिटरी होगा, सोलिटरी होगा फॉर इन्फेंट, या फिर ऑन लुकर, या फिर सोशल अफेक्टिव प्ले, ये आपका इन्फेंट के लिए होता है। फिर टोडलर की बात करें तो पैरेलल प्ले होता है और थेरेप्यूटिक प्ले भी होता है टोडलर के लिए। प्री स्कूल की बात करें तो एसोसिएटिव एंड कोऑपरेटिव प्ले होगा। स्कूल एज की बात करें तो आपका कम्पिटिटिव प्ले होगा विद रूल्स एंड रिचुअल। एडोलसेंट की बात करें तो गेम्स एंड एथलीट्स। तो ये आपके प्ले हैं सबकी एज के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो टोडलर इन्फेंट का पूछा गया है बहुत बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए क्लाइंट टीचिंग डाइसल्फिराम एंटाब्यूज। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ईटिंग। एक पेशेंट है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसके डाइसल्फिराम चलने वाला है, तो उसको नर्स कौन सा खाना अवॉइड करने के लिए बोलेगी? पहला ऑप्शन है पीनट्स, डेट्स एंड रेसिन, दूसरा है फिग्स, चॉकलेट एंड एग प्लांट, तीसरा है पिकल्स, सलाद विद विनेग्रेट ड्रेसिंग, विनेगर ड्रेसिंग, चौथा है मिल्क कॉटेज चीज आइसक्रीम। तो क्या होगा, कौन सा राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है? तो फटाफट बता सकते हैं। डाइसल्फिराम थेरेपी पे है पेशेंट, तो कौन सा खाना नहीं खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो डाइसल्फिराम है, डाइसल्फिराम एंटी अब्यूज है, डाइसल्फिराम एंटी अब्यूज है, यानी अल्कोहल अल्कोहल एडिक्शन के लिए काम में ली जाती है। अल्कोहल एडिक्टेड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है डाइसल्फिराम। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा? राइट आंसर इज पिकल सलाद विद विनेगर ड्रेसिंग। देखिए, जो आपकी यहाँ पर बात हो रही है कि जो डाइसल्फिराम थेरेपी पे है, यानी अल्कोहल अल्कोहल के अगेंस्ट काम करती है। जब अल्कोहल जब भी बॉडी में मिलेगा तो इससे रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, और पेशेंट है जो उसके एक्सेसिव रिएक्शन होगी, और वहां पर वोमिटिंग वगैरह, पूरी बॉडी में एलर्जी वगैरह, स्किन में एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो जो भी अल्कोहल और अल्कोहल प्रोडक्ट अगर वो यूज करेगा तो उसको ये रिएक्शन जरूर होगी जब भी पेशेंट डाइसल्फिराम ले रहा है। तो यहाँ पर जो विनेगर सॉल्यूशन है वो आपका अल्कोहल प्रोडक्ट है, हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड से बना हुआ है, एसिटिक एसिड से बना हुआ है, जो कि आपका अल्कोहल है, जो कि आपका एक अल्कोहल प्रोडक्ट ही है। तो इसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पर अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन हो सकती है। इसलिए पिकल सलाद, जो भी विनेगर ड्रेसिंग वाले प्रोडक्ट हैं या फिर जो भी है फूड, उसको अवॉइड करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद सिरोसिस इज शेड्यूल्ड फॉर ए पैरासेंटेसिस। एक सिरोसिस का पेशेंट है जिसको पैरासेंटेसिस होना है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले क्या उसको इंस्ट्रक्शन देना है? तो पहला ऑप्शन है, यू विल नीड टू ले फ्लेट ड्यूरिंग द एग्जाम। दूसरा है, यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। तीसरा है, यू विल बी अस्लीप ड्यूरिंग द प्रोसीजर। चौथा है, द डॉक्टर विल इंजेक्ट ए मेडिसिन टू ट्रीट योर इलनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो क्या आएगा राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? पेशेंट है सिरोसिस का जिसको पैरासेंटेसिस होना है, तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एग्जाम से पहले? पहला ऑप्शन आपके पास में, यू विल नीड टू फ्लेट ड्यूरिंग एग्जाम, यानी बोला जाएगा कि आपको फ्लेट लेटना है एग्जाम के दौरान। दूसरा है कि आपको अपना ब्लैडर एम्प्टी करना है प्रोसीजर से पहले। तीसरा है कि आपको स्लीप सोना है आपको प्रोसीजर के टाइम। और चौथा है आपको कि आपको इंजेक्शन दिया जाएगा टू ट्रीट इलनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आपकी इलनेस को ट्रीट करने के लिए आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या एडवाइस दी जाएगी? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज बी, यू विल नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। यानी पैरासिंथेसिस कर रहे हैं तो आपका जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका एस्पिरेशन कर सकते हैं, करते हैं, या बोल सकते हैं असाइटिस। असाइटिस को यहाँ पर फ्लूइड है, यहाँ पर असाइटिस करते हैं। जो असाइटिस यानी फ्लूइड कलेक्शन हो रखा है आपके पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो फ्लूइड है उसका एस्पिरेशन करते हैं, उसका एस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ब्लैडर है, अगर ब्लैडर फुल हुआ, अगर ब्लैडर फुल हुआ तो यहाँ पर ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लैडर इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए पेशेंट को एडवाइस करना है टू इम्प्टी द ब्लैडर, टू इम्प्टी द ब्लैडर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए टेंसिलोन टेस्ट टू चेक फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस। विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग टेस्ट। मिस्थेनिया ग्रेविस के लिए टेंसोलिन जो टेस्ट है, टेंसिलोन जो टेस्ट है वो होना है। तो आपके कौन सी मेडिसिन आपको पास में रखनी है? पहला ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, दूसरा है फुरोसेमाइड, तीसरा है प्रोस्टिगमाइन, चौथा है प्रोमेथाजिन। तो क्या कौन सी मेडिसिन आपको साथ में रखनी है? मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट सस्पेक्टेड है तो उसके लिए टेंसिलोन टेस्ट होना है, तो कौन सी मेडिकेशन आपको साथ में रखनी है? ऑप्शन ए एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन बी फ्यूरेसेमाइड, ऑप्शन सी प्रोस्टिगमाइन, ऑप्शन डी प्रोमेथाजिन। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट आपको साथ में रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज फॉर। रिवर्स कोल्ड चेन है वो किसके लिए यूज की जाती है? रिवर्स कोल्ड चेन किसके लिए यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है कैरिंग स्टूल सैंपल और पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएचसी टू लैब। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन
आउटडेटेड वैक्सीन फ्रॉम पीएचसी टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन द वैक्सीन टू लैब टू चेक इट्स पेटेंसी। चौथा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम कैंपस टू सब सेंटर। क्या होगा राइट आंसर? रिवर्स कोल्ड चेन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? रिवर्स कोल्ड चेन किसके लिए यूज किया जाता है? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। आपको फटाफट कमेंट कर देना है, फटाफट लाइव चैट में कमेंट कर देना है, जो भी ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करना है किसके लिए रिवर्स कोल्ड चेन यूज किया जाता है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज ए, केयरिंग स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएचसी टू लैब। ये रिवर्स कोल्ड चेन है जो किसके लिए, एक आपका कोल्ड चेन होता है, कोल्ड चेन किसके लिए किया जाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका कोल्ड चेन यूज किया जाता है। और वहीं अगर रिवर्स कोल्ड चेन की बात करें तो रिवर्स कोल्ड चेन है वो आपके पोलियो पेशेंट का जो सैंपल है वो पीएचसी से लैब तक ले जाने के लिए आपका रिवर्स कोल्ड चेन यूज किया जाता है। इसको आप रिवर्स कोल्ड चेन जिसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, बिकॉज अगर उसको कोल्ड नहीं किया गया, हीट कोल्ड में नहीं रखा गया, कोल्ड कंपार्टमेंट में नहीं रखा गया, तो पोलियो वायरस है वो मर सकता है, डैमेज हो सकता है और रिपोर्ट है वो आपकी सही से नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग। कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग में यूज किया जाता है? कौन सा मेटल है? मेटल की बात करी जा रही है यहाँ पर। कौन सा मेटल यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिल्वर। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पुट किया जा रहा है और आपको आंसर करना है क्या होगा, कौन सा मेटल यूज किया जाएगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो राइट आंसर इज कॉपर। कॉपर यहाँ पर यूज किया जाता है फैमिली प्लानिंग में। आईयूसीडी, आईयूसीडी जो आपकी होती है, आईयूसीडी जो होती है आपकी इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस है जो आपके कॉपर मेटल के बने हुए होते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी। आईयूसीडी इंसर्शन का कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या होगा? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा आईयूसीडी का? तो पहला ऑप्शन आपके पास में पेन, दूसरा है ब्लीडिंग, तीसरा है परफोरेशन, चौथा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आईयूसीडी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा आपसे, साइड इफेक्ट क्या होगा आईयूसीडी का? तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बता सकते हैं फटाफट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अगेन एंड अगेन। तो क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर विल बी ब्लीडिंग। यहाँ पर ब्लीडिंग है जो राइट आंसर होगा। यानी आईयूसीडी की हम बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है आईयूसीडी का वो ब्लीडिंग भी होता है। और ब्लीडिंग के अलावा अगर आपको हेमरेज मिल जाए तो वो भी कर देना है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिल जाए तो ये भी आप ऑप्शन कर सकते हो। प्रेफरेंस आपको ब्लीडिंग को देनी है या फिर हेमरेज को देनी है। दूसरा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, ये भी आपसे ऑप्शन मिल जाए तो आपको ये भी कर देना है। तो ब्लीडिंग या फिर हेमरेज कर सकते हो या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच लीड्स टू। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच क्या करेगा? हाइपर सिक्रेशन जब आपका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या कंडीशन कोज होगी? पहला ऑप्शन है क्रेटिनिज्म, दूसरा है मिक्सिडिमा, तीसरा है एक्रोमेगाली, चौथा है ग्रेव्स डिजीज। तो क्या आएगा राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या कंडीशन होगी वो? चार ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं, फटाफट आंसर करने हैं। क्लास को लाइक करना है, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज एक्रोमेगाली। अगर आपसे डायरेक्ट जीएच हार्मोन के इंक्रीज की वजह से जो डिसऑर्डर की बात करें तो आपको करना है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली अगर बच्चों में बात करें, अगर जीएच बच्चों में बढ़ जाए तो उसको आप बोलोगे गिगांटिज्म, उसको बोलोगे गिगांटिज्म।
और अगर अडल्ट के अंदर जीएच हार्मोन है उसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो उसको बोलोगे एक्रीमाइक्रिया, एक्रीमाइक्रिया। और अगर जीएच हार्मोन है वो बच्चों के अंदर कमी हो जाए, ये आपके एडल्ट की बात कर रहे हैं और ये आपकी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, अगर बच्चों के अंदर जीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो उसको बोलेंगे द्वार्फिज्म, द्वार्फिज्म। और इसका करेक्टर देखने को मिलता है 2 to 3 फीट ऑफ हाइट, 2 to 3 फीट के हाइट, और आपकी गिगांटिज्म में 7 to 8 फीट हाइट देखने को मिलती है। अडल्ट में जीएच की कमी और वृद्धि से हाइट में ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बच्चों में कमी और वृद्धि होती है तो हाइट में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट अफेक्टेड सेल फ्रॉम ब्लड इन्फेक्टेड बाई HIV। HIV की वजह से कौन सी सेल है जो मोस्टली अफेक्ट होती है? पहला ऑप्शन है CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट, दूसरा है B लिम्फोसाइट, तीसरा है CD3 सप्रेशर T लिम्फोसाइट, चौथा है पॉलीमोर्फ। तो कौन सी सेल है जो HIV से इन्फेक्ट होने के बाद में अफेक्ट होती है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। फटाफट आंसर करना है आपको, बिना टाइम गवाए हुए आंसर करना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट। CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट इज अफेक्टेड इन HIV। बोल सकते हैं मोस्ट अफेक्टेड सेल इन HIV इन्फेक्टेड इज CD4 T लिम्फोसाइट्स। अब कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर हम HIV की बात कर रहे हैं तो HIV से रिलेटेड और क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। HIV का कंफर्मेटरी टेस्ट अगर कोई पूछे आपसे, कंफर्मेटरी पूछे तो आपसे वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। और बच्चों के अंदर अगर HIV का, चाइल्ड के अंदर अगर, बच्चों के अंदर अगर कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो P24 एंटीजन टेस्ट या फिर PCR होगा आपका बच्चों के अंदर। और अगर आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे, स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे तो वो होगा एलिजा, एलिजा, एलिजा इज द screening test and confirmatory test is the western blot and confirmatory test in the child is P24 antigen। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट टू मेन। एक इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट क्या कर सकता है, मेन में क्या ट्रांसमिट कर सकता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन फाइलेरिया, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है कालाजार। तो क्या कोज कर सकता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्या कोज कर सकता है? चार ऑप्शन है आपके पास में, फटाफट आंसर करते हुए जाना है। बहुत बार पूछा गया है और बहुत क्वेश्चन इसके अंदर कवर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। और इसके जो ऑप्शन है उसमें आपको और भी सीखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज फाइलेरिया, फाइलेरिया कोज कर सकता है, कुलेक्स मॉस्किटो आपका फाइलेरिया कोज कर सकता है। फीमेल एनाफिलस की बात करें, फीमेल एनाफिलस है जो आपका मलेरिया कोज करता है। अगर कोई पूछे मलेरिया कौन कोज करता है तो आपका फीमेल एनाफिलेज, फीमेल एनाफिलेज है जो आपका मलेरिया कोज करता है। और फाइलेरिया का कोई पूछे तो आपका कुलेक्स है जो फाइलेरिया कोज कर सकता है, कुलेक्स है जो आपका फाइलेरिया कोज कर सकता है। और एडीज या फिर टाइगर मॉस्किटो है जो कि आपकी येलो फीवर और डेंगू कोज कर सकता है, तो इसको कोज कर सकता है एडीज। और आपका मानसोनिया है जो कि आपका चिकनगुनिया फीवर कोज कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी आपसे पूछा है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5 मंथ टू 5 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 2 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 2 to 5 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है 5 to 10 ईयर्स। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर फॉर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2 to 5 ईयर। अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की लेप्रोसी की तो इसका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका लेप्रोसी का, जो कि होता है बिटवीन 3 to 5 ईयर। सबसे ज्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 3 से 5 साल तक वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेज इज कॉल्ड फास्टिजियम इंटो पेशेंट विद फीवर। विच स्टेज इज कॉल्ड फास्टिजियम इंटो पेशेंट विद फीवर। फास्टिजियम स्टेज कौन सी होती है फीवर के अंदर? पहला ऑप्शन है इनिशियल स्टेज ऑफ फीवर, दूसरा है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, तीसरा है टेम्परेचर स्लोली बिकमिंग नॉर्मल, चौथा है टेम्परेचर फास्टली बिकम नॉर्मल। तो क्या होगा? फास्टिजियम किसको बोलोगे? फीवर के अंदर फास्टिजियम स्टेज कौन सी होती है? फटाफट आंसर करना है, गलत सही जो भी आंसर आपको करना है और सीखना है। हमें यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब इस यहाँ पर फेज या स्टेज के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके आंसर में। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट फेज। यहाँ पर फास्टिजियम स्टेज पूछी थी। देखिए यहाँ पर 3 फेज होती हैं या स्टेज होती हैं आपकी फीवर की। पहला है फीवर सिंस, दूसरा है फास्टिजियम और तीसरा है आपका डिफरवेंसेस। पहला है फेवरवेंसेस जिसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर है वो ऐसे राइज करता है, बढ़ता है। यहाँ पर जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं ये आपकी पहली स्टेज है जिसमें आपका टेम्परेचर बढ़ता है और आपके जो सिम्टम्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। सिम्टम्स है ज्यादा अपीयर होने लग जाते हैं। फिर जो सेकेंड स्टेज है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट आपकी, जिसमें आपका मैक्सिमम और कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। और यहाँ पर आपके जो साइन सिम्टम्स हैं वो भी मैक्सिमम और पीक लेवल पर रहेंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेज आती है, थर्ड फेज आती है जो कि डिफरेंसेस। इसमें आपके सिम्टम्स और टेम्परेचर है वो दोनों में आपका डिक्लाइन देखने को मिलता है और पेशेंट बिकमिंग नॉर्मल। और यहाँ पर जो पेशेंट है वो नॉर्मल की तरफ जा रहा होता है। तो ये आपकी 3 फेज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। और तीनों फेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों फेज में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बस फास्टिजियम स्टेज है जिसमें आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, और आपका मैक्सिमम बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, और साइन और सिम्टम्स भी आपके पीक लेवल पे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज बाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितनी पल्स इंक्रीज करेगा? पहला ऑप्शन है 20 बीट्स पर मिनट, दूसरा है 15 बीट्स पर मिनट, तीसरा है 10 बीट्स पर मिनट और चौथा है 5 बीट्स पर मिनट। तो कितना आपका राइज करेगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितनी पल्स रेट राइज करेगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। पहले फटाफट आंसर कर दो। जो लोग लाइव है उनको कमेंट करना है, अपना खुद का एनालिसिस करना है और मेहनत को बढ़ाना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज 10 बीट्स। 10 बीट्स। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज होता है तो आपकी 10 बीट्स हैं वो राइज होती हैं। और रेस्पिरेशन की बात करें तो 4 ब्रीथ हैं पर मिनट राइज होती हैं। ये आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ये फीवर की तरफ जाता है तब की कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 59 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग के लिए जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना होता है? पहला ऑप्शन है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड द टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग में हम वाटर का टेम्परेचर कितना लेते हैं? पहला ऑप्शन 15 टू 18 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन इज 27 टू 37 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन इज 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 27 टू 37 डिग्री सेल्सियस। टेपिड स्पंजिंग की बात करें तो 29 से 37 डिग्री का हम एवरेज की बात करें तो 29 से 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लेते हैं वाटर का। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 85 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हम टेपिड स्पंजिंग के लिए जो वाटर का टेम्परेचर है वो लेते हैं। चलिए चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLS। BLS का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला ऑप्शन ABC, दूसरा CAB, तीसरा BAC, चौथा BCA। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLS पूछा है
BLS की यहाँ पर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, और आप इसको CPR भी बोल सकते हैं, तो CPR भी इसी को बोल सकते हैं। तो क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLS क्या होगा, ABC, CAB, BAC या फिर BCA। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर CAB। CAB आपका CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए हम जो यूज करते हैं वो CAB होता है। ये सिर्फ आपका CPR के लिए यूज किया जाता है, बाकी सब जगह आपका जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो आपको ABC फॉर्मूले से ही सोल्व करने होते हैं। यहाँ पर जो आपका CPR है वो केप फॉर्मूले से होगा, जहाँ पर सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग है यहाँ पर CAB का मतलब। तो ये आपको ध्यान करना है, आपको आंसर पता होना चाहिए। BLS और CPR का दोनों का एक ही मतलब होता है, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो BLS ही आपका CPR है। तो ये था हमारे 60 क्वेश्चन। तो कैसी रही आज की क्लास, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और अगर आपको पसंद आएगी, आप कमेंट करोगे तो आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए राधे राधे।